भारतीय लोकतंत्र कहा जा रहा है, तो क्या हम इस निबंध की भूमिका अगर लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते? सेम पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ 8 अप्रैल 2025 को देखिए, मैं भूमिका लिख रहा हूं। भारतीय लोकतंत्र कहा जा रहा है उसकी भूमिका। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए किसी विधेयक पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उसे स्वीकृति मान ली जाएगी। यह मामला तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को बिना कार्रवाई के रोके रखने से उत्पन्न हुआ। फुल स्टॉप। अब कुछ भी मैंने नहीं बोला, बस एक लिखा विद पैराग्राफ चेंज। इसके जवाब में 13 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का हवाला दिया और 14 संवैधानिक प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित किया, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण और कार्यकारी विवेक में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं के बारे में चिंता जताई गई। दोनों मैंने हुबहू लिखा, उसके बाद पैराग्राफ अब मैं चेंज कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ही समसामयिक घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, इन्वर्टेड कामा अंडरलाइन निबंध लिख दिया। भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है, उसकी दास्तां बयां करते हैं। थोड़ा सा इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है इसी की। क्या करते हैं, उसकी दास्तां बयां करते हैं। अरस्तु हो या विश्व के अन्य बड़े विचारक, लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहते हुए भी अरस्तु ने यह कहा था कि उपलब्ध सभी व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन पद्धति सबसे बेहतर है, चूंकि इसमें सभी को शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है। ये दोनों संदर्भ भारतीय लोकतंत्र के सकारात्मक दिशा में गमन के सूचक हैं। आइए समझते हैं ये कैसे सकारात्मक दिशा में गमन के सूचक हैं। एक संस्था जो कार्यकारी है वह निर्णय करती है कुछ, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, राज्यपाल बालवसवा हो गया। एक कार्यकारी संस्था है जो कुछ निर्णय करती है। एक न्यायिक संस्था है जो उस निर्णय पर प्रश्न उठाती है और उस निर्णय की कमियों को उजागर करती है। फिर एक और संस्था है जो शीर्ष कार्यपालिका हिंदुस्तान की, वह उस न्यायिक सत्ता से कुछ प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा कार्यकारी आदेश को पलटने के परिप्रेक्ष्य को लेकर के। यह दिखाता है, अगर हम ऊपरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें यह दिखेगा कि संस्थाओं में संघर्ष चल रहा है, लेकिन यह दिखाता है कि यह वाद विवाद और संवाद की एक प्रक्रिया है, और यही किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। यही हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं और इस आधार पर कह सकते हैं भारतीय लोकतंत्र सकारात्मक दिशा में जा रहा है। इसके अन्य परिप्रेक्ष्यों की तलाश में हमें कई प्रश्न उठाने होंगे, उसके उत्तर ढूंढ लेंगे, फिर कौन से प्रश्न कौन से उत्तर वो सब हम लोग एक लिस्ट कर लेंगे, वो तो अलग चीज होती है जब निबंध की क्लास होती। फिर जो प्रश्न उठाने के बाद फिर लिखेंगे कि लोकतंत्र का पहला विमर्श जो ऊपर प्रस्तुत किया गया वो इसकी सकारात्मकता को लेकर के, लेकिन लोकतंत्र में कई जटिल कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, जटिल चुनौतियां भी हैं। और फिर कोई भी घटनाक्रम, चाहे भारतीय राजनीति के नेगेटिव पक्ष को लेकर के, चाहे इंडियन पॉलिटिक्स में जो कास्ट, रिलीजन, ये फैक्टर ज्यादा काम करता है, इसको लेकर के इस प्रकार का कोई नेगेटिव 2-3 एस्पेक्ट उठा करके, अरे राजनीति का प्राधिकरण अपराध, इस टाइप की बहुत सी चीजें। और फिर अगर नकारात्मक पहलुओं की तलाश करनी है तो 3-4 प्रश्न बना करके, और फिर आपका देखिए कितना बढ़िया निबंध बना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों एक साथ आपने लपेटा। और पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ चाहे तो आप बॉडी में एलोबरेट करें या पहले पॉजिटिव बता दें फिर उसके बाद नेगेटिव बता दें, आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है, नॉट कंटेंट, सुनील अभिव्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं। अगर एक्चुअल में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको यही चीज चाहिए कि इन 4 लाइनों को आप कैसे 40 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आपकी IQ वाईपी अच्छी, मैं तो सब बच्चों से कहता हूं कि आप यही हिंदू 50 बार रिवाइज करिए, आपको जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं, खासकर जीएस पेपर 2-3, लेकिन पढ़ना है, चूंकि आपका मैक्सिमम बच्चे जो हिंदी मीडियम के, अगर स्कूलिंग बैकग्राउंड अच्छा नहीं तो आपको पढ़ना है। आप मतलब इन बातों में मत है कि सर मैं ऑप्शनल से ही